नमस्कार। आज हम देखेंगे कि बीएमआई क्या होता है। तो देखते हैं बीएमआई होता है, वो होता क्या है, बीएमआई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बीएमआई को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं बीएमआई तो बीएमआई होती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। बीएमआई क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। और जो बीएमआई होता है वो बॉडी का जो फेट होता है उसको मेजर करता है। और बॉडी के फेट मीन्स बॉडी का जो मोटापा होता है शरीर का, उसको बताता है। और किसके रिलेशन में, जो वेट होता है उसका रिलेशन बताता है हाइट के रिलेशन में। वेट और जो हाइट का रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का जो कितना फेट होता है उसको बताता है। ये अपनी बॉडी का डायरेक्ट जो मेजरमेंट होता है फेट का, उससे कुछ ज्यादा थोड़े वाला होता है। तो इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेटर दैट इन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन टोटल बॉडी फेट। एक पर्सन का टोटल बॉडी फेट, जो बॉडी फेट होता है उसको डायरेक्ट मेजरमेंट करने से ज्यादा होता है बीएमआई होता है उसका स्कोर बढ़ता जाएगा अगर किसी पर्सन की टोटल बॉडी फेट है वो बढ़ेगी। अगर किसी पर्सन में मोटापा बढ़ेगा तो जो बीएमआई है वो भी बढ़ेगी। मीन्स जो फेट का लेवल बढ़ेगा तो जो बीएमआई है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद में जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, उस बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को अपन ने जैसे पिछले वाले में देखा था कि वेट का रिलेशन देखते हैं उसकी हाइट के साथ में। तो बीएमआई क्या होता है, वेट जो किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, उस पेशेंट का जो वेट है उसको किलोग्राम में लिखेंगे और हाइट है उसको मीटर स्क्वायर में। इसके द्वारा अपन उस किसी भी पर्सन का जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक एग्जांपल है कि एक एडल्ट पर्सन है जिसकी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है और जो वेट है वो 75 किलोग्राम है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स में देखे तो अपन जो 75 उसका क्या है, वेट है, और उसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी हाइट से। जो अगर इसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो 180 सेंटीमीटर वो 1.8 मीटर में हो जाता है। इसको वर्ग करेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.8, और उसके बाद में 75 इसको डिवाइड करेंगे 3.24 से। तो अपने पास में जो टोटल बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स निकल के आती है उस पर्सन की, वो कितनी होती है, 23.15 बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होती है। अब अगर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस बीएमआई को क्लासिफाई किया कि कितने नंबर की यदि बीएमआई आती है तो अपन उस पर्सन को नॉर्मल रखेंगे, ओबेज रखेंगे, या फिर अंडरवेट रखेंगे, या फिर क्या कौन सी स्थिति में रखेंगे उसको। तो इसके लिए जो है हेल्थ वेट स्टेटस है वो अपन बीएमआई की जो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में देखते हैं। तो जो नॉर्मल वेट होता है किसी भी पर्सन का, अंडरवेट में देखते हैं अगर उसकी बीएमआई 18.5 से कम आती है। अगर किसी पर्सन की बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 18.5 से कम आती है तो वो पर्सन कैसा है, अंडरवेट। जितना नॉर्मल वेट होना चाहिए उसका, उससे क्या है, उसका कम वेट है। नॉर्मल रेंज होती है उस बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स की 18.5 18.5 टू 24.9 होती है। अगर इसकी 20 में किसी पर्सन की बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स आती है तो उसका जो वेट है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। ठीक है, 18.5 टू 24.9 के बीच में। उसके बाद में आता है ओवरवेट। अगर किसी पर्सन की बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 25.0 से लेकर के 29.9 के बीच में होती है तो उस पर्सन का जो वेट है वो नॉर्मल वेट से थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद में आता है ओबेसिटी। ओबेज किसको बोलेंगे, अगर किसी पर्सन की जो बीएमआई है वो मोर देन 30 हो। अगर किसी पर्सन की जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो 30 से ज्यादा होती है बीएमआई, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बीएमआई। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओबेसिटी मीन्स वो उसमें मोटापा। अब ओबेसिटी उसको फिर तीन जो क्लासिफिकेशन किए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में उस पर्सन को रखा जाता है जिसकी बीएमआई 30 पॉइंट से लेकर के 34.9 के बीच में होती है। तो अगर किसी पर्सन की बीएमआई 30 से लेकर के 34.9 के बीच में होती है तो उसको ओबेस क्लास फर्स्ट में इंक्लूड किया जाता है। और अगर किसी पर्सन की ओबेसिटी क्लास सेकंड में कब बोलते हैं, अगर उसकी बीएमआई 35.0 से लेकर के उसकी जो बीएमआई 39.9 के बीच में होती है तब जाकर के अपन उसको क्या बोलते हैं, ओबेस क्लास सेकंड में। और अगर किसी पर्सन की बीएमआई मोर देन 40 होती है, 40 से ज्यादा अगर किसी पर्सन की ओबेसिटी होती है तो अपन उसको ओबेसिटी क्लास थर्ड में इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्मल एक तो होता है जो बीएमआई नॉर्मल होता है 18.5 से लेकर के 24.9, 18.5 टू 24.9 के बीच में, और जो ओबेज होता है वो मोर देन 30 में आता है।
ठीक है, और अंडरवेट होता है 25.0 से लेकर के 29.9 के बीच में होता है। तो ये था WHO का क्लासिफिकेशन जो BMI को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन आता है फैक्टर अफेक्टिंग BMI। BMI को अफेक्ट करने वाले, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स ऐसी जीन जो आपकी बॉडी का वेट होता है उसको रेगुलेट करते हैं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। उसके बाद में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर किसी पर्सन की जो मेंटल कंडीशंस होती है, मेंटल स्टेटस होता है वो कैसा है जो उसके वेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसके बारे में आता है। इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है, वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किसी भी पर्सन की BMI को कम या ज्यादा करने में कैसे रोल प्ले करता है। और लाइफ स्टाइल जैसे सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है या फिर गुड लाइफ स्टाइल है, वो BMI को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो अपन वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट वन आता है जेनेटिक फैक्टर। जो जेनेटिक फैक्टर होता है वो मीन्स ये बताता है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो टोटल जो बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं। तो इस बॉडी वेट को कंट्रोल करने वाले जीन में यदि कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है तो आपकी जो BMI होती है वो अफेक्ट होगी। तो मैनी स्टडीज हैव आइडेंटिफाइड ए स्पेसिफिक डिफेक्ट इन जीन दैट कंट्रोल बॉडी वेट। मैनी स्टडीज में आइडेंटिफाई किया गया कि जो कंट्रोल करते हैं बॉडी वेट को, उन जीन में कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है, वो होता है। उसके बाद में एक डिफेक्ट इन द जीन दैट सिंथेसाइजेज लेप्टिन। ऐसा जीन जो लेप्टिन का सिंथेसिस करता हो उसमें डिफेक्ट हो चाहिए। अब लेप्टिन क्या होता है? लेप्टिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है और ये प्रोटीन हार्मोन वो किससे बनता है? फैट सेल्स होती हैं, फैट के द्वारा बनती हैं। और ये फैट होते हैं वो जो लेप्टिन को कहाँ रिलीज कर देती हैं? ब्लड में। और ये ब्लड में जाने के बाद में हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करता है और हाइपोथैलेमस पे काम करके क्या करता है? रेगुलेट करता है बॉडी वेट को। और बॉडी वेट को हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करके कैसे रेगुलेट करता है? अपनी बॉडी की जो हंगर होती है, भूख, उसको रेगुलेट करता है। एनर्जी जो बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। मीन्स अपने को जो भूख है वो कम या ज्यादा ना लगे, एक जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसी में जो हंगर है उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो लेप्टिन करता है। अब अगर किसी पर्सन में लेप्टिन ही ना हो तो उसकी वजह से उस पर्सन में कंटिन्यूअल हंगर होगा, यानी कंजेनेटल एब्सेंस हो यदि किसी लेप्टिन की तो उसमें लगातार उसको भूख लगती रहेगी और वो खाना खाता ही रहेगा, जिसकी वजह से उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? ओबेसिटी। उस चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा आपको? ओबेसिटी। नेक्स्ट आता है सेकंड जेनेटिक डिफेक्ट जो ऑब्जर्व किया था बॉडी के रेस्पॉन्स में जो सिग्नल लेप्टिन प्रोवाइड करवाता है। ऐसे सिग्नल से जो लेप्टिन प्रोवाइड करवाता है जो बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करवाती है, उसमें यदि कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो अफेक्ट होगी। दिस सिग्नल लार्जली डिटरमाइंस हाउ। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं वो किस चीज को बताते हैं? हाउ मच वन ईट, एक बार में कितना खाना है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, बैलेंस एंड अल्टीमेटली वंस बॉडी वेट। और कितना बॉडी वेट होगा, कितना एनर्जी लेवल होगा और कितना अपने को खाना खाना है, इसके बारे में जो बताता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर। तो अगर किसी पर्सन के जीन में डिफेक्ट होता है, जैसे फर्स्ट वन मोस्टली लेप्टिन का सिंथेसिस नहीं होता है, तो उस चिल्ड्रन में ओबेसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में ये देखा गया है कि ऐसे पर्सन जो ओबेज होते हैं और एक पर्सन ऐसे जो नॉर्मल वेट होता है, जिनका नॉर्मल वेट होता है, इनमें से जो ओबेसिटी वाला पर्सन है इसमें ज्यादा मूड डिसऑर्डर होंगे। ओबेसिटी वाले पर्सन में क्या होगा? ज्यादा मूड डिसऑर्डर। तो स्टडीज हैव शोन दैट ओबेस पीपल आर अबाउट 25% मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस ए मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन कंपेयर्ड विथ दोज हु आर नॉट ओबेस। ऐसे पर्सन जो वे मोटे नहीं है उनकी तुलना में जो मोटे लोग हैं, ओबेस लोग हैं, उनमें 25% ज्यादा मूड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया। मेनी ओबेस पीपल ईट इन रेस्पॉन्स टू नेगेटिव इमोशन सच एज बोर्डम, सैडनेस और एंगर। ऐसे लोग जो मोटे हैं वो अपने इमोशंस, नेगेटिव जो इमोशंस आते हैं उनके रेस्पॉन्स में और ज़्यादा खाना खाते हैं, जैसे दुखी हो गया या फिर अपन किसी चीज़ से दुखी हो रहे हैं या फिर अपने को गुस्सा आ रहा है, उस कंडीशन में वो पर्सन है वो ज़्यादा खाना खाता है। और ईटिंग सूद फियर्स, सैडनेस और वरी फॉर सम। अगर किसी पर्सन की जो चिंता होती है, दुख होता है या फिर कोई उसको डर होता है, तो उसको कम करने के लिए वो लोग हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो BMI को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन आता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। तो लाइफ स्टाइल जो फैक्टर होती है वो
वैसे तो किसी भी पर्सन की हेल्थ होती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है कि लाइफ स्टाइल यदि आपने अच्छी की मेंटेन की है तो आपकी हेल्थ वो अच्छी होती है, और अगर आप लाइफ स्टाइल को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। तो लाइफ स्टाइल का जो फैक्टर है वो अपनी बीएमआई है उसके ऊपर कैसे इंपेक्ट डालता है, तो फर्स्ट वन आता है लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में मीन्स यदि कोई पर्सन सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का यूज करता है, सीडेंटरी लाइफ मीन्स लेक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, या फिर जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसी टाइप की जो लाइफ स्टाइल होती है वो किसको लीड करती है, ओबेसिटी को। और यदि कोई पर्सन प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है डाइटरी हैबिट्स। तो डाइटरी हैबिट्स मीन्स आप कैसा खाना खाते हो, वो जो खाना खाने की जो एक्टिविटी है वो कैसी है आपकी, जो कैसी कौन कौन सी चीजें खाते हो उसके ऊपर बीएमआई अफेक्ट करती है। तो ए लार्ज कंजप्शन ऑफ फूड्स हाई इन शुगर एंड फैट, अगर आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें ज्यादा मात्रा में चीनी हो, मीठा हो और फैट हो, तो वो किसी भी पर्सन की जो वेट गेन को ज्यादा कर देगा, मीन्स उस पर्सन का वेट है वो बढ़ा देगा। यदि शुगर ज्यादा है और उस पर्सन के खाने में फैट ज्यादा है तो उस पर्सन का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंसिक्वेंटली द टोटल एनर्जी इनटेक राइजेज विच कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरवेट, और यदि जो टोटल इनटेक कर रहे हो अपन एनर्जी का, उसकी वजह से भी जो ओवरवेट हो सकता है और इसके उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग हावर्स। तो स्लीपिंग हावर्स, अगर किसी पर्सन में इंसोम्निया फिर लेक ऑफ स्लीप है तो उस पर्सन में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। यदि किसी पर्सन को सही से नींद नहीं आती है, प्रॉपरली वो नींद नहीं लेता है, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जो उस पर्सन में खाने खाने की जो इच्छा, भूख है और खाने खाने की जो इच्छा है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। जो कौन कौन से खाना खाएगा, वो कैलोरीज और जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे चॉकलेट्स हो गई, इन चीजों को अगर वो खाएगा तो उसकी वजह से भी उस पर्सन में बीएमआई वो बढ़ जाएगी और ओबेसिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक, जिसके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो अच्छा खाना खा के खाए, खरीद के खाएगा। और जिसके पास में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा कमजोर है, मीन्स पुअरिटी है, तो वो चीप जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंजप्शन करेगा, जिसकी वजह से जैसे प्रोसेस्ड फूड होगा वो कंजप्शन करेगा और उसकी वजह से उस पर्सन में ओबेसिटी देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कंट्रीब्यूट टू अनहेल्दी फूड चॉइसेस। अगर किसी पर्सन के पास में पैसे नहीं है तो वो अनहेल्दी फूड चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा वो अनहेल्दी फूड है वो ही खरीदेगा। अमंग लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप, जो जिस गरीब जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स जिसमें जिसका कमजोर हो, दे टेंड टू बाई प्रोडक्ट्स, वो ऐसे खाना खरीदेंगे जो क्या करते हो उसके खाने के बजट को रिड्यूस करता हो, मीन्स चीपर जो खाना है, सस्ता खाना है वो खरीदेंगे, जो मेंटेन करते हैं सिमिलर डाइट जो एवरेज पॉपुलेशन डाइट होती है उसी के। सो द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी बाय मीट, तो ऐसी एनर्जी जो मीट से मिलती हो, डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलती हो, वेजिटेबल्स से मिलती हो, फ्रूट्स से मिलती हो, वो तो उनकी लाइफ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो किस एनर्जी को, किस फूड की एनर्जी को बढ़ाएंगे, वो जैसे स्वीट्स, मीठा हो गया, फेट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, इनकी जो कंजप्शन होता है उसको बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से उस पर्सन में किसको लीड करेगा, वो ओबेसिटी को लीड करेगा। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पर्सन की जो लाइफ स्टाइल होती है उसके